दोस्तों, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया। मैंने आपको आज से 2-3 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि 21 अक्टूबर फ्राइडे के दिन एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा। बल्कि मैंने आपको जून के एफएटीएफ के सेशन के बाद मैंने बता दिया था कि अभी एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान सारी शराइत पूरी कर गया है, लेकिन हम उसको एक पाकिस्तान का दौरा करके इसके बाद अगले सेशन में निकाल देंगे अक्टूबर में। ये मैंने खबर आपको 4 महीने पहले ही दे दी थी। अजीज़ दोस्तों, मैं काफ़ी लोगों से राब्ते में रहता हूँ, काफ़ी इन लोगों से राब्ते में रहता हूँ जो इन हैं पॉलिटिक्स में, चीज़ों में। मुझे उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है। एफएटीएफ में पाकिस्तान का निकलने का फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि अब पाकिस्तान को भीख मांगने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है जैसे एक आम आदमी की, कि सपोज़ मेरी क्रेडिट रेटिंग ख़राब है तो मुझे कोई एक पैसे की क्रेडिट नहीं मिलेगी, बैंक से क्रेडिट नहीं मिलेगी, कहीं और मैं किस्तों पे कोई सामान लेने जाऊंगा तो वो नहीं मिलेगा, मुझे कहीं पे भी मेरी वो नहीं होगी। अब क्या है कि ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग ख़राब थी और कोई पैसा वैसा मिलता नहीं था। अब पाकिस्तान आसानी से भीख मांग सकेगा और उसके लिए पाकिस्तान निकल पड़ा है। पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि हमारे को रोल ओवर दो, जो हमारी लोन है। पाकिस्तान ने 6.3 बिलियन की जो चाइना का कर्जा है, जिसकी कि किस्त अगले 8 महीने में देनी थी, अगले 8 महीने में 6.3 बिलियन डॉलर जो देने हैं, तो चाइना से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि हमें रोल ओवर दो। और 34 बिलियन डॉलर नेक्स्ट 1 साल 1.5 साल में पाकिस्तान को चाइना को देने हैं। और आपको पता है चाइना तो एक बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग वो होता है, अपने मुश्किल ही किसी को सहूलत नहीं देता। तो लेट्स सी, इस तरह अब सऊदी अरब जा रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा कशकोल लेके, प्याला लेके, टोकरा लेके जा रहा है कि भाई हमें माल दो। सऊदी अरब में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जा रहा है दिखाने के लिए कि देखो अब हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, अब आप हमें लोन दें, कर्ज दें, भीख दें, सब कुछ दें। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त भीख मांगने निकल पड़ा है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन भारत में ऋषि सुनक के नाम पर विपक्ष का अल्पसंख्यक एजेंडा शुरू हो गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ब्रिटेन अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को पीएम बना रहा है और भारत में एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों के जरिए बांटने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूछा कि जो ब्रिटेन में हुआ क्या भारत में हो सकता है। साहब, एक और बात भी आज आपसे पूछनी है, डिस्कस करनी है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो गए हुए थे सियाचिन, सॉरी कारगिल, और वो मैंने देखा है कि हर जो दिवाली होती है वो अपने सोल्जर्स के साथ मनाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी टफ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से भी दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जंग होती है तो हम जो है वो जो कारगिल में जो झंडा है वो हम ज़रूर लहराते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट है? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करते, जब पाकिस्तान के वजीर आजम कहते हैं आए बात करें, आए इंगेज करें, आए डायलॉग करें, लेकिन वो अपने फौजियों के साथ जाके तो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात करते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक आप समझते हैं ये प्रोवोकेशन है? क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या ये नेशनलिज्म है? या क्या आप समझते हैं कि ये उनका एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए वो डिफरेंट जो उनके जो रिजल्ट है वो लेना चाह रहे हैं इस एक्ट से? आप उनको इस एंगल को, इस पॉलिटिक्स को या इस जेस्चर को दिवाली पे सियाचिन जाना, कारगिल जाने में कैसे देखते हैं? देखें जी, आप अगर जो है वो दिवाली पे सियाचिन या कारगिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो सिर्फ बॉलीवुड या इंडियन लिटरेचर या कदीम हिंदुस्तानी तहजीब पे ही बात तो नहीं कर सकते ना। ज़ाहिर है आप फौजियों से डिस्कस कर रहे हैं,
पूरा एक मिलिटराइज्ड किस्म का माहौल है, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो तो ये भी आउट ऑफ प्लेस लगता है। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि ये सियाचिन या कारगिल पे जो फौजें बैठी हुई हैं वो पाकिस्तान की वजह से बैठी हुई है ना, वरना वहां पे तो फौज बिठाने का कोई मकसद नहीं। इसी तरह जो पाकिस्तान की फौज अगर वहां कहीं बैठी हुई है या बैठी हुई थी तो वो भी इंडिया की वजह से बैठी हुई थी ना, जो जनरल ज़िया ने कहा था कि वहां तो घास भी नहीं उगती तो हम क्यों वहां पे बैठे। तो ये पूरा एक फौजी मामला है। जहां तक ये बात है कि वो जी देखें, ये पॉलिटिशियन के हर मूव जो होती है ना उसका ताल्लुक उनकी पॉपुलैरिटी और वोट से होता है, इसको उससे डिटैच करके देखा ही नहीं जा सकता। और जाहिर है कि आप इस तरह के त्योहारों में, अब दिवाली या जो भी इस तरह के त्यौहार होते हैं उसमें ज़्यादातर अब ये एक रिवाज निकल गया है कि हम जो सबसे ज़्यादा हमारे जो मुश्किल में खड़े लोग हैं या इस वतन की धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो उन्होंने सीने ताने हुए, हम भी उनके साथ जाके यकजहती करते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है, डेफ़िनेटली एक तरह का जो आपकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में जो है इज़ाफ़ा करता है। ये चूँकि उसके अलावा दिवाली आप तो या मंदिर में जाके बनाएँ या फिर ऐसी जगह पे बनाएँगे तो उसका तो क्या इम्पैक्ट है, कि जो आप एक बाकायदा एक फ़ौजी पोस्ट पे जाके, तो मैसेज डेफ़िनेटली जाता है जी। और इस मैसेज के दोनों रास्ते हैं। मैं नहीं समझता कि जो है वो इस तरह के मैसेज को वारमॉन्गरिंग ही करार दी जा सकती है। इस तरह के मैसेज के दोनों पहलू भी होते हैं, जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि भई ये हम लोग किस चक्कर में फँसे हुए हैं। ये इन पहाड़ों पे जहाँ बाकोल आपके घास भी नहीं उगती, यहाँ पे हमने क्यों अपने लोगों को जो है वो सूली पे चढ़ाया हुआ है? क्या हमारे जो मफादात हैं, जो मामलात हैं, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते? और इन चीज़ों को हम रिज़ॉल्व नहीं कर सकते? मैसेज का दूसरा पहलू भी है ना, फ्लिप करके अगर आप देखें। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसकी दोनों शक्लें, इससे ये भी हाइलाइट होता है ना कि ये जो पीस प्रोसेस है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्वेश्चन ऑफ पीस एंड वार है, उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और उसको रिविज़िट किए बगैर आपको ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है। ये बात तो सही है कि ये जो क्वेश्चन है और वहाँ पे बैठी हुई जो फ़ौजें हैं वो बैठी तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए हैं, और हमारी फ़ौजें जो हैं वो उनके लिए बैठी हुई हैं, और इससे ज़ाहिर बात है एक जो इम्प्रेशन जाता है वो तो उनको वहीं पे वही बात करनी पड़ेगी। ब्रिस एक और बात भी इंडिया के हवाले से अक्सर होती है कि क्योंकि सवाल ये कनेक्ट हो गया है कि अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो भारत की जो फ़ौज है उसका को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, या दूसरा जो है इलेक्शन कैंपेन में फ़ौजियों की तस्वीरें जो हैं वो लहराई जाती हैं बीजेपी के लोग। आप क्या समझ आपने ये कोई ट्रेंड कभी नोटिस किया है इंडियन पॉलिटिक्स में, या क्या आप समझते हैं कि जो फ़ौज का जो इस्तेमाल है वो या फ़ौज को तारीफ़ करना या उनको एक रिस्पेक्ट देना या उनको ज़िक्र करना इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स इन आवर सोसाइटीज़ या इवन इवन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में नहीं है और डेमोक्रेसीज़ में नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी ज़िक्र किया कि डेमोक्रेसीज़ के अपने जो है ना वो मेरिट्स होते हैं, जिसमें आप वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो उससे रिलेटेड हैं। अनफॉर्च्यूनेटली ये गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान वो जो कुछ हुए थे वाक़यात, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें जो है वो ये मिलिटराइज़ेशन का जो कॉन्सेप्ट और जो तसव्वुर है वो ये बहुत आगे चला गया। जिसमें कि ये बिल्कुल एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन गया कि वो जी हम घुस के मारेंगे, हमने घुस के मार दिया, हम वहाँ से पकड़ के ले आएँगे, फलाँ कर देंगे। तो ये जब आप इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर के ताकत का इस्तेमाल जो है वो आखिरी सॉल्यूशन होता है, तो उसमें फिर वही लोग आपको हीरो बना के पेश करने पड़ते हैं जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं। और ज़ाहिर है उसके लिए मिलिट्री होती है और ये चूँकि इस मकसद के लिए तैयार होती है। तो मैं नहीं समझता कि इसको ओवरडू किया जा रहा है। ओवरडू किसको किया जा रहा है? वो है टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जस्ट उसकी रिफ्लेक्शन है। चूँकि आप अगर टेंशन को ओवरडू करेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फिर आपको सिंबल के तौर पे जो है फ़ौजी पेश करने पड़ेंगे ना। फिर आप बॉलीवुड के किसी स्टार को जो है वो तो नहीं पेश कर सकते कि ये जनाब माधुरी दीक्षित या वो जो
नई लड़की है आजकल बहुत मशहूर है, उस तरह की तो नहीं पेश कर सकते, क्योंकि आप जंग की बात कर रहे हैं, आप अमन या मोहब्बत की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप अमन या मोहब्बत की बात नहीं करेंगे तो उस सूरत में फिर आपको इसी तरह की जो है वो एक जो है ना सिंबल, उसको सामने लाना पड़ता है। ये बिल्कुल। वैसे लड़की आलिया भट्ट में कह रहा था कि हाँ आप इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं पेश कर सकते, उसके लिए ज़ाहिर है आपको फिर एक मस्कुलिन किस्म की पावरफुल कुव्वत जो है उसको पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अहमद मिर्जानी साहब, इट वाज अ थैंक यू जनाब, वंडरफुल आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। सॉरी, वो फाइबर ऑप्टिक उसको चला भी दिया, यही कोई चीज़ थी ऐसी को मिलती जुलती। दूरबीन के नीचे मैंने देखा जनाबे वाला मैग्नीफाइंग ग्लास से कि जनाब सीपेक है क्या। मंजन चूरन और आवाम हमारी बहुत ही बड़ी अक्लमंद, समझ आया करो खुद ही। अब मैंने बोलना नहीं है, मैं जूम मानी बात करता ही नहीं, मैं तो सीधा मानी की बात करता हूं, आपका दिल बोलता है कि आप क्या हो। खैर आगे चलें। सीपेक का मंजन बेचते बेचते मार्केट को आगे बढ़ा दिया। फिर सीपेक के मंजन का क्लाइमैक्स, चाइना वाले बाराती आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बाराती खरीद लेंगे, शिंजिन मार्केट खरीद लेगी, शंघाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को खरीद लेगा। क्लाइमैक्स कहानी का, वाह, वो पहुंचे ही नहीं भाई, बाराती गायब हो गए। क्या हुआ जी, बारातियों की जहाज की फ्लाइट डिले हो गई। फिर यहां से हुआ एक टेलीफोन गया कि फिकर नॉट, आ जाओ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज में अपना हिस्सा डाल दो, मैं हूं ना। ऐसे जनाबे वाला एक शख्सियत है बैनुल अक़वामी, पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात के अंदर उनका शुमार होता है। पाकिस्तान की शायद सबसे अमीर शख्सियत, पाकिस्तान के शहरी नहीं है वो, कभी कभी आते हैं पाकिस्तान। खैर उन्होंने कहा कि साहब आप खरीद लो स्टॉक एक्सचेंज, नाम मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही गैस करो, मैं हूं ना। तो जनाब वो आ गए चाइनीज। फिर जनाब जो डिस्को डांस और ड्रामे हुए इस मुल्क के अंदर, कमाल हो गया जनाब। चाइना वाले आ गए, क्रॉस लिस्टिंग होगी, शिंजिन के शेयर यहां बिकेंगे, चाइना की कंपनियां होंगी, हम सब चाइनीज में बात कर रहे होंगे, हैं चुंक्वा, इस तरह की बातें हो रही होंगी, हैं जगह जगह चाइनीज होंगे, हमारी शादियां चाइनीज से होंगी, है ना। चिंटू तो तैयार भी हो गया कि मैं चाइनीज से शादी करूंगा, छोटे छोटे चाइनीज घूम रहे होंगे पाकिस्तान में। लेकिन फिर वो बात भी छोटी ही निकली, कुछ नहीं हुआ। कहानी में ट्विस्ट तब आया, कितने साल गुजर जाने के बाद कोई क्रॉस लिस्टिंग नहीं, कोई फाइनेंसिंग मैकेनिज्म नहीं, लंबी लंबी बातें, वॉल्यूम भर जाएंगे, कैपिटल भर जाएगा, ये कंपनी जनाब आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, वो कंपनी आ जाएगी पब्लिक डोमेन के अंदर, और जनाबे वाला मुल्क अरबोपति बन जाएगा। पर यहां तो पति बनने के लारे, यहां तो कोई पति तक ना बना, मामला वहीं के वहीं रहे।